टाइम्स में खुश आमदीद। पहलगाम हमले को 11 दिन गुजर चुके हैं और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है अपोजिशन पार्टियों का रवैया बदलता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ दोनों तरफ से कहा जा रहा है, आगे तफसील से बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि एनआईए ने पहलगाम टेरर अटैक पर अपनी पहली रिपोर्ट शाये कर दिया है और एनआईए की जो पहली चार्जशीट फाइल हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया, मीडिया के जरिए जो नैरेटिव चलाया गया, मीडिया के जरिए जो कुछ कहा गया कि जानबूझकर नाम पूछ कर मारा गया, कपड़े खुलवाए गए, उसमें और एनआईए की रिपोर्ट में क्या कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ की उस रिपोर्ट का भी तस्करा करेंगे जिसमें एबीपी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाये करके दावा किया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक खुफिया माहिदा हो गया है और अगर वो माहिदा हो जाता है तो भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए एक तशवीश की खबर है, हैरान करने वाली खबर है। इसके अलावा बीजेपी के उस नेता का तस्करा भी करेंगे जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उनका कहना है मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकती है। जो कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि चुन चुन कर दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा, उसमें सच्चाई नहीं है। पहले आपको यह बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस अब तक पहलगाम टेरर अटैक पर 2 मीटिंग कर चुकी है और कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद कांग्रेस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि पहलगाम पर बीजेपी की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्लियर नहीं है। रणजीत सिंह चन्नी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग दिया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक अभी तक सरकार ने सबूत पेश नहीं किया है। उसके बाद बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है बल्कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रिया श्रीनेट मैदान में आती है और एक वीडियो जारी करके उन्होंने पीएम मोदी से कई सारे सवालात पूछ दिए। आप भी सुनिए इस वीडियो को। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फब्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं। वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का ज़मीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को, उसमें सीधे सीधे सुप्रिया ने सवाल उठा दिया है मोदी सरकार पर कि 11 दिनों में जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान के चैनलों को ब्लॉक किया गया है, वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस के चैनलों को ब्लॉक किया गया है। और जब बात आई है ब्लॉक की, पाबंदी की, तो एक और खबर जान लीजिए, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ तिजारत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। अब पाकिस्तान से इंडिया में कुछ भी सामान नहीं आ सकता है। इधर बीजेपी के नेता ने भी अपनी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और जिस नेता ने सवाल उठाया है वो है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक बड़ा मकाम है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले नहीं हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू में यह भी कह रहे हैं कि चीन ने इंडिया को कह दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो उधर से चीन इंडिया पर हमला कर देगा। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ उस हमला का कश्मीरियों से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उस हमला के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहिए, पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी। सुब्रमण्यम ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ
طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو چن چن کر ماریں گے، یعنی وہ پاکستان کے مسلمانوں کو ماریں گے جن کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس حملہ کے پیچھے پاکستان حکومت کا ہاتھ، اور حملہ پاکستان پر ہونا چاہیے نہ کہ عام شہریوں پر ہونا چاہیے۔ سبرامنیم سوامی انٹرویو میں بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا، لوکل لوگوں کا اس حملہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھا دیا آرمی پر، حکومت پر، کہ اتنا لمبا فاصلہ ہے پاکستان کی سرحد کا پہلگام سے، پھر وہاں پر یہ دہشت گرد کیسے آ گئے، کیسے انہوں نے سرحد کو عبور کیا، سینسیٹیو ایریا ہے، اس کے بعد وہاں پر آرمی کیوں موجود نہیں تھی، پولیس اہلکار وہاں پر موجود کیوں نہیں تھے؟ تو یہ سوال سبرامنیم سوامی نے اٹھایا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ این آئی اے نے جو اپنی پہلی چارج شیٹ فائل کی اس میں کیا کچھ کہا گیا۔ این آئی اے نے جو اپنی پہلی چارج شیٹ فائل کی ہے تو اس میں این آئی اے نے صاف لفظوں میں بتایا کہ 5 دہشت گردوں نے پہلگام میں حملہ کیا تھا، بے گناہوں کو مارا تھا، اور ان میں سے 3 کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، 2 لوکل کشمیری تھے، عادل اور احسان شیخ، اور ان میں سے عادل بھی ایک بار پاکستان جا چکا، وہاں سے وہ ٹریننگ لے کر کے آیا تھا۔ پاکستان کے دہشت گردوں کے بارے میں این آئی اے نے بتایا کہ اس میں سے ایک ہے ابو موسیٰ ہاشم، وہ پاکستان کی پیرا ملٹری فورس کا اہلکار بھی رہ چکا ہے، اور یہ تینوں پاکستان کے دہشت گردوں سے تعلق میں تھے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی، اور پاکستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہیں ان سے یہ لوگ رابطے میں تھے، اور وہاں سے پوری طرح ان کو ٹرین کیا جا رہا تھا، پوری طرح انفارمیشن دی جا رہی تھی۔ این آئی اے نے اپنی پہلی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ لشکر طیبہ اور آئی ایس آئی، یعنی پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی، اس نے اور لشکر طیبہ نے، دونوں نے مل کر اس حملہ کو انجام دیا۔ جب یہ حملہ ہوا تھا تو دی ریزسٹنس فرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی، بعد میں خبر آئی کہ اس آرگنائزیشن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن این آئی اے نے کنفرم کر دیا ہے اپنی پہلی رپورٹ میں کہ لشکر طیبہ اور آئی ایس آئی دونوں اس حملے میں ملوث ہے، اور آئی ایس آئی کے اس حملے میں ملوث ہونے کا مطلب ہے پاکستان کی آرمی اور پاکستان حکومت پہلگام ٹیرر اٹیک میں ملوث ہے، اور یہ جو ہے پاکستان کے خلاف انڈیا کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان سرکار کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ این آئی اے نے ثبوت پیش کر دیا ہے کہ پاکستان سرکار ملوث ہے۔ جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پاکستان سرکار یہ کہہ کر نکل جاتی ہے کہ یہ کشمیر کا آپس کا معاملہ ہے، کشمیریوں نے خود حملہ کیا یا انڈینز نے حملہ کیا۔ اس مرتبہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے خود حملہ کرایا، لیکن این آئی اے نے ثبوت پیش کر دیا ہے کہ یہ حملہ پاکستان کی سرزمین سے ہوا، اور اس حملے میں پاکستان کی آرمی اور لشکر طیبہ دونوں ملوث ہے۔ اس لیے پاکستان اب اس کو انڈیا کا اندرونی معاملہ یا ملیٹنسی کا معاملہ کہہ کر نہیں نکل سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں کا دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو این آئی اے کی پہلی رپورٹ ہے، اب تک میڈیا رپورٹس کے مطابق 2800 لوگوں سے کشمیر میں این آئی اے نے پوچھ تاچھ کی ہے، ان سے تفتیش کی ہے، 1500 لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، 10-12 لوگوں کے گھروں کو زمین دوز بھی کیا گیا ہے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا اس حملے سے تعلق تھا۔ تو این آئی اے کی تازہ ترین رپورٹ ہے، اور این آئی اے کی طرف سے لگاتار تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، 3D میپنگ کے ذریعے بھی پورے کی تحقیق کی جائے گی کہ کس طرح یہ حملہ ہوا، کیسے یہ سازش انجام دی گئی، اور کیسے دہشت گرد آئے۔ این آئی اے نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان سے آئے دہشت گرد ابھی تک کشمیر میں ہی موجود ہیں، وہ کہیں پر چھپے ہوئے ہیں، اور پاکستان ان کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک بڑی بات ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ابھی تک یہ لوگ وہیں رکے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہاں پر جو گھوڑے والے تھے، جو کھچڑ والے تھے، وہ سب دہشت گردوں سے ملے ہوئے تھے، وہ سب اس سازش کا حصہ تھے، حالانکہ این آئی اے کی رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ نہ این آئی اے کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے ان لوگوں سے نام پوچھا، ان کے کپڑے کو اتروایا، ان سے کلمہ پڑھوایا۔ این آئی اے کی رپورٹ میں فی الحال اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ ایک رپورٹ اور سامنے آئی ہے اور نیشنل میڈیا میں رپورٹ آ چکی ہے، دراصل ثبوت پاٹل ہیں جو نیوی ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پہلگام میں حملے کے دن تھے، ان کو گولی لگی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ ممبئی پہنچے۔ ممبئی پہنچنے کے بعد ثبوت پاٹل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو گولی لگی تھی لیکن وہ زندہ بچ گئے، اور وہاں جو گھوڑے والے تھے، جو خچر والے تھے، انہوں نے ان کی جان بچائی۔ خچروں کا جو مالک تھا انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا، پھر کھٹے پر بیٹھایا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا کر اس کو آرمی کیمپ لے گئے، پھر آرمی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو سری نگر ہسپتال منتقل کیا۔ تو ثبوت پاٹل کا کہنا ہے کہ خچر اور گھوڑے والوں نے ہی وہاں پر ان کی مدد کی، اور دہشت گردوں کے ساتھ یہ لوگ بھی ملے ہوئے نہیں تھے۔ ثبوت پاٹل نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا یا ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا۔ تو ثبوت پاٹل کا جو بیان ہے یہ بھی میڈیا کے دعویٰ کو جھوٹا
झूठा करार दे रहा है। और आइए अब बताते हैं एबीपी न्यूज़ की उस खबर के बारे में जिसमें एबीपी न्यूज़ ने दावा किया कि भारत के पास जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वही सिस्टम चीन के पास भी है और चीन उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी खुफिया मालूमात पाकिस्तान को दे सकता है। इसको यूँ समझिए कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है और इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी, ये हथियार रूस से लिया है। 2018 में इंडिया और रूस के दरमियान मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे में रूस ने ऐलान किया था, फैसला किया था इंडिया को 5 S-400 देने का, जो डिफेंस को, जो फ़िज़ा को एक तरह से मजबूत बनाता है कि बाहर का कोई भी हमला ना हो सके, दिफाई सिस्टम बहुत ज़्यादा देश का मजबूत हो जाए। तो उनमें से 3 S-400 इंडिया के पास आ चुका है, 2 अभी तक नहीं आया। लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही हथियार रूस ने चीन को भी 2014 में दे दिया था। अब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो S-400 की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है और इंडिया के पास S-400 के डिफेंस सिस्टम होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है अपने ड्रोन को भेजते हुए, अपने मिसाइल को भेजते हुए कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कहाँ है, किस तरह काम करता है। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम उसको अंदाज़ा लगा लेगा जो ड्रोन आ रहा है और फिर उसको हदफ तक पहुंचने से पहले ही S-400 मार गिराएगा और पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाकामी होगी, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया में किसी हदफ को निशाना बनाएगा, कोई टारगेट करेगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया का डिफाई सिस्टम किस तरह काम करता है और वो जा कर के टारगेट को नहीं पहुंच सकेगा और इसको हवा में मार गिराएगा। अब अगर टेक्नोलॉजी मिल जाती है कि S-400 किस तरह काम करता है, वो किस तरह पहचानता है, नहीं पहचानता है, तो फिर पाकिस्तान को इस मकसद में कामयाबी मिल सकती है। अब एबीपी न्यूज़ ने अपनी खबर में यह दावा किया किसी दूसरे अखबार के ज़रिए कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक समझौता हो रहा है, बातचीत हो रही है कि चीन अपनी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे सकता है और अगर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी चीन से हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसका मतलब जब पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा तो वो इंडिया के दिफाई निज़ाम के बारे में भी मालूमात रखेगा कि वो कहाँ पर है, किस तरह है, उसकी पोजीशन क्या हो, किस तरह रोक सकता है। तो जो रिपोर्ट है एबीपी न्यूज़ की, उसका मैं अगर तर्जुमा करूँ उर्दू में, तो जिसमें कहा गया कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो रूस से ख़रीदा गया जदीद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक फ़ैसला कुन और मौसर हथियार के तौर पर देखा जाता है। ये हाईटेक सिस्टम चीन और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है। अब आगे इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक bulgarianmilitary.com की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ है और बातचीत जारी है जिसमें चीन पाकिस्तान को S-400 सिस्टम से मुताल्लिक तकनीकी मालूमात फराहम कर सकता है। अगर ये मालूमात जंग की सूरत में भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो न सिर्फ भारत के अरबों डॉलर के डिफेंस इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि उसकी सलामती और हिकमत अमली भी कमज़ोर हो सकती है। S-400 सिस्टम क्या है, तो उसमें दावा किया गया कि S-400 रूस की जो बहुत बड़ी कंपनी है अल्माज आंटे, उसका बनाया हुआ तैयार करदा एक जदीद डिफेंस सिस्टम है और ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले अहदाफ जैसे लड़ाका तैयारे, क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन्स को पहचान लेता है और उसको तबाह करने की फ़िज़ा में ये सलाहियत रखता है। अब भारत और रूस के दरमियान 2018 में 5.43 अरब डॉलर की लागत से S-400 का एक मुआहदा हुआ था। भारत को 3 मिल चुका है लेकिन अभी तक 2 नहीं मिला है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से इसमें ताख़िर हो रही है। चीन ने 2014 में रूस से S-400 सिस्टम को ख़रीदा था और उसकी जितनी सलाहियतें हैं, उसकी जो खूबियाँ हैं, उसकी जो कमज़ोरी है, उससे चीन वाकिफ़ हो चुका है, रूस और सारी चीज़ों का पता है। अब अगर चीन पाकिस्तान को इस सिस्टम के रेडार, फ्रीक्वेंसी, इंटरसेप्शन, लॉजिक कमज़ोरियाँ या जो भी कुछ इसका है वो पूरा मामला अगर दे देता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान भारत के S-400 के निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए ड्रोन हमले, कम बुलंदी परवाज़, कम ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले क्रूज़ मिसाइल या जेमर्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसको एक तरह से नाकाम बना सकता है। तो पाकिस्तान चीन से मालूमात लेना चाहता है। अब इंडिया चाहेगा कि मालूमात पाकिस्तान को ना मिले। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, हकीकत क्या है ये एबीपी न्यूज़ ने अपनी खबर में इस तरह का दावा किया है। बहरहाल इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान पर हर तरह का दबाव बनाया जाए, पाकिस्तान को हर तरह से कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में भी रखने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की रहायशगाह पर मुलाकात भी हुई है, बातचीत हुई है। तो अगले जो अयाम है, जो दिन है, बहुत ज़्यादा अहम है। मीडिया की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
अपोजिशन का जो रवैया है वो भी बदलता जा रहा है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या कुछ होता है।